ओके, तो बेटा हम लोगों ने जो कल बायोटेक पढ़ रहे थे तो उसको कंटिन्यू करते हैं आगे। ठीक है, तो हम लोगों ने बायोटेक्नोलॉजी में प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक पढ़ लिया था। ठीक है, और अगर हम बात करें इसमें बायोटेक्नोलॉजी में कैसे डीएनए को क्लोन करते हैं सेल बेस्ड इन वीवो, वो भी डिस्कस कर लिया था। ठीक है, और हम लोग टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी पढ़ रहे थे। तो टूल्स में अगर बात करें तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोटाइड आ गए थे। तो टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी हम डिस्कस कर रहे थे। तो टूल्स में हम लोग रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोटाइड के बारे में बात कर रहे थे। तो हमने देखा था रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोटाइड सबसे सबसे पहले जो आइसोलेट किया था स्मिथ ने किया था हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से, जो कि हिंड उसका नाम था हिंड 2, से जो 6 बेस पे को रिकॉग्नाइज कर रहा था वो। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोटाइड जो होते हैं उसके बाद इको आर1 डिस्कवर हुआ, और प्रेजेंटली हम लोगों को 900 अबाउट 900 रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोटाइड पता है, जो कि ओवर 230 स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया से आइसोलेट कर चुके हैं। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोटाइड को मॉलिक्यूलर सीरीज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं, या फिर केमिकल स्कालपेल्स भी बोलते हैं। केमिकल स्कालपेल। ठीक है, माइक ऑफ कर लेंगे बेटा, जिसका ऑन है। मॉलिक्यूलर सीजर्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी भी बोलते हैं, और इनको केमिकल स्कालपेल्स भी बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोटाइड्स को। कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे थे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोटाइड्स की। तो रिस्ट्रिक्शन जो साइट्स होती हैं वो मोस्टली पैलिंड्रोम्स होती हैं, पैलिंड्रोम्स को रिकॉग्नाइज करते हैं। ठीक है, पैलिंड्रोम्स क्या होते हैं, जिसको फॉरवर्ड और रिवर्स डायरेक्शन में रीड करने तो सेम आएगा, जैसे GAATC, GAATC, 5 to 3 और 3 to 5 सेम ही रीडिंग फ्रेम है। ठीक है, उसके बाद हम एक्शन ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोटाइड्स पढ़ रहे थे। तो मैं एक्शन एक बार दोबारा बता रहा हूँ, सुनेंगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो एक्शन और रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोटाइड्स है, दोबारा सुनेंगे। एक्शन ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, तो बेटा क्या होता है सुनेंगे ध्यान से। सपोज करो एक डीएनए है। ठीक है, इस डीएनए में हमारा एक डिजायर्ड जीन है, ये वाला, ये डिजायर्ड जीन है। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना है हमें। अब ये हमारा एक वेक्टर है, इधर इधर एक प्लाज्मिड वेक्टर है, प्लाज्मिड वेक्टर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं बेटा, इसको रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोटाइड से कट करेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा ओपन, और इसको रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोटाइड से कट करेंगे तो ये फ्रैगमेंट जनरेट कर देगा, ये फ्रैगमेंट जनरेट कर देगा। ठीक है, अब हम क्या काम करेंगे, डीएनए लाइगेज यूज करते हैं। डीएनए लाइगेज, डीएनए लाइगेज क्या करेगा, हमारा ये वाला फ्रैगमेंट, हम इस वाले फ्रैगमेंट को आइसोलेट कर लेते हैं। कैसे आइसोलेट करते हैं अभी आगे पढ़ेंगे। इसको आइसोलेट कर लेंगे तो इस वाले फ्रैगमेंट को इस वाले प्लाज्मिड वेक्टर में जोड़ देंगे। जब जुड़ेगा तो रिजल्ट ये आ जाएगा, ये रिजल्ट आ जाएगा। तो ये जो बना ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना हमारा। तो ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना, तो ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना कैसे उसको डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो देखते हैं एक बार। सपोज करो कि ये हमारा वेक्टर डीएनए है, प्लाज्मिड वेक्टर डीएनए। मैं बना देता हूँ, GAATC, CAAG, राइट। ये प्लाज्मिड वेक्टर है हमारा। ठीक है, और यहाँ पर हम बना लेते हैं अपना डिजायर डीएनए, GAATC, CAAG, पैलिंड्रोम्स है। ठीक है, ये हमारा डिजायर डीएनए है। ठीक है, प्लाज्मिड वेक्टर है और ये डिजायर डीएनए। अब हम लोगों ने क्या काम किया, अब हम लोगों ने रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यूज किया है, और उसका नाम है इको आर1। तो इको आर1 यहाँ पे कट करता है जी और ए के बीच। सर ये पैलिंड्रोम्स जी, भी याद होने चाहिए हमें। हाँ जो याद होना चाहिए मैं बता दूंगा, ये वाला तो याद होना चाहिए। ये इको आर1 कट कर रहा है यहाँ पे, ये इको आर1 कट कर रहा है, यहाँ भी इको आर1 कट कर रहा है, और यहाँ भी इको आर1। इको आर1 बेटा एक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का नाम है।
ठीक है, अब सुनना ध्यान से, जो हम एंजाइम वेक्टर डीएनए के लिए यूज करते हैं वही सेम एंजाइम हम डिजायर्ड डीएनए के लिए यूज करते हैं। तो इको आर वन दोनों केस में सेम है बेटा, तो सेम साइट पे काटेगा। तो जब काटेगा तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, मैं हम रिजल्ट लिख देते हैं यहाँ पर। इसका रिजल्ट कुछ ऐसे आएगा, जी ये डबल टी सी बाहर हो जाएगा। ठीक है, जब यहाँ से कट करेगा तो यहाँ से जी बाहर हो जाएगा, तो रिजल्ट आएगा सी डबल टी डबल ए। ठीक है, तो अब मुझे बताओ डबल ए, इसका जो बेस पेयर था वो तो निकल गया, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ने निकाल दिया। तो ये जो बचा इसको बोलते हैं स्टिकी एंड। ये जो एंड है हमारा, ये कौन सा एंड है, स्टिकी एंड, ये स्टिकी एंड है। सिमिलरली डिजायर डीएनए में भी यही होगा, जब यहाँ पे कट करेगा यहाँ से जी निकल जाएगा, तो डबल ए डबल टी सी। ठीक है, इक्वल वन यहाँ से कट करेगा तो पूरा सीक्वेंस निकल जाएगा, यहाँ पे जी रह गया और बाकी वाला निकल गया। ठीक है, तो उसका हम बना लेते हैं। ठीक है, तो इस केस में ये स्टिकी एंड है। अब देखो, अगर हम बात करें बेटा ध्यान से देखेंगे, तो ये जो वेक्टर डीएनए का जो स्टिकी एंड था डबल टी डबल ए, और जो हमारा डिजायर डीएनए का स्टिकी एंड था डबल ए डबल टी, तो ये आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो इन दोनों कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस को हम कैसे करते हैं, डीएनए लाइगेज यूज करेंगे। डीएनए लाइगेज, डीएनए लाइगेज क्या करेगा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से जोड़ देता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड क्रिएट कर देगा। देखो रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट कुछ ऐसे आ जाएगा, जी था यहाँ पर, सी, ठीक है, सी सी डबल टी डबल ए, डबल टी डबल ए। ठीक है, और ये जो था हमारा डबल टी, ये इसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री में जुड़ जाएगा ऐसे, डबल ए डबल टी। ठीक है, डबल ए डबल टी जुड़ जाएगा, और इधर सी और जी तो है ही। ये हमारा अब जो ये डीएनए बना बेटा, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। दिस इज द रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जिसमें जो डिजायर डीएनए था वो प्लाज्मिक वेक्टर के साथ चिपक गया। तो यहाँ पे नोट करने वाली क्या बात थी, यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है, सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इज यूज्ड टू कट a vector and DNA fragment, and DNA fragment। ठीक है, इसके कारण because of this complementary sticky ends are generated। तो जब ये कॉम्प्लीमेंट्री स्टिकी एंड बनेंगे तभी डीएनए लाइगेज वर्क करेगा, वरना तो कोई फायदा ही नहीं है। तो बेटा ये पूरा एक्शन और रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है जो मैंने समझाया, ये बोर्ड एग्जाम में भी आ सकता है विद डायग्राम, तो तुम लोगों को आना चाहिए। किसी को कोई डाउट है इसमें तो पूछेगा, किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है इसमें तो पूछ सकते हो बेटा, फिर आगे बढ़ेंगे। एनी डाउट नहीं, चलो ठीक है फिर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा ये हो गया एक्शन और रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हमने पढ़ लिया। तो अगर हम बात करें इसमें, तुमसे अगर मैं पूछूं इको आर1 के लिए रिकॉग्निशन सीक्वेंस क्या है, तो तुम बोलोगे 6 बेस पेयर है, जी डबल ए डबल टी सी, 6 बेस पेयर है। लेकिन रिस्ट्रिक्शन साइट, इको आर1 की रिस्ट्रिक्शन साइट जी और ए के बीच में है। ध्यान से सुनेंगे, किसके बीच में, जी और ए के बीच में। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखेंगे बेटा। अब आगे बढ़ते हैं, तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये जो स्टिकी एंड्स थे, इन स्टिकी एंड को स्टैगार्ड एंड भी बोला जाता है, दूसरे नाम से पुकारा जाता है, मैं लिख देता हूँ। इन एंड को स्टैगार्ड एंड भी बोला जाता है। स्टिकी एंड बोलो या स्टैगार्ड एंड बोलो, बात एक ही है। स्टिकी एंड बोलो या स्टैगार्ड एंड बोलो, बात एक ही है। ठीक है, तो ये हमारा एक्शन और रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस खत्म। अब सुनो, नेक्स्ट जो पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, पढ़ने जा रहे हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। नॉमेनक्लेचर of restriction endonuclease।
रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का नॉमेनक्लेचर पढ़ने जा रहे हैं। अब सुन लो ध्यान से कैसे होता है। मैं तुम्हें एक एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे इको R1 लिखते हैं, इको R1, ठीक है। तो ये जो पहला नाम है ई, तो मैं लिख देता हूँ जो जीनस। हाँ, तो एन एब्रिविएशन ऑफ द जीनस एंड स्पीशीज, ठीक है। तो ई जो नाम है, ई इज अ नेम ऑफ जीनस, नेम ऑफ जीनस, तो जीनस का नाम है, ठीक है। ओके, तो ये हो गया। तो मैं यहाँ पे पहला पॉइंट में ऐसे लिखते हैं बेटा, एन एब्रिविएशन, एन एब्रिविएशन of the genus and species of the organism to of the organism is written with three letters, जैसे इस केस में ई जीनस था, ठीक है, जीनस था, और सी ओ ये क्या था, कोलाए, स्पीशीज। ठीक है। तो तीन लेटर हो गए ये, ठीक है, तीन लेटर हो गए ये। तो एन एब्रिविएशन ऑफ द जीनस एंड द स्पीशीज ऑफ द ऑर्गेनिज्म रिटन विद थ्री लेटर्स, तो जीनस और स्पीशीज का थ्री लेटर से लिखा जाता है। ये पहला पॉइंट है, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखना, दूसरा पॉइंट है कि लेटर, ठीक है, लेटर कॉमा नंबर, सॉरी कॉमा नंबर और कॉम्बिनेशन ऑफ टू indicates the strain of species, the strain of species। जैसे इस केस में बेटा ये जो हमारा आर है, जो हमारा आर है, आर क्या है, स्ट्रेन है। आर क्या है, स्ट्रेन, क्योंकि ये RY13 से निकाला गया था, तो ये आर क्या है, स्ट्रेन है। थोड़ा याद रखेंगे, तो आर यहाँ पे स्ट्रेन नेम है, जो आर लिखा है यहाँ पे किसका नाम है, स्ट्रेन का नाम, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखने जा रहे हैं हम, थर्ड है रोमन न्यूमरल, indicate, Order of sequence. very good, the order of restriction endonuclease, the order of restriction endonuclease found in same organism, फॉर एग्जाम्पल इस वाले केस में जो वन है, वन, तो ये रोमन न्यूमर है बेटा, वन, तो ये ऑर्डर है। प्रेजेंटली जो ई कोलाई है ना, ई कोलाई, प्रेजेंटली ई कोलाई से हमें देखो ई को R1 भी मिला हुआ है, ई को R2 भी मिला हुआ है, हमें ई को R5 तक मिला हुआ है, ई को R5 तक, ठीक है। तो प्रेजेंटली हमें 1 2 3, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, ये ऑर्डर है। तो सेम ई कोलाई से, सेम ऑर्गेनिज्म से हम लोगों को अलग अलग ऑर्डर में हमें ये मिले हैं। तो ये जो यहाँ पे 1 इंडिकेट कर रहा है, तो ये ऑर्डर है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, तो बेटा ये हमारा हो सर? गया। हाँ बेटा, सर फिर तो जो वो हिंद निकाला था, हिंद सबसे पहले रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, उसका तो हिंद 1 होना चाहिए था, हिंद 2 क्यों है? क्योंकि बेटा हिंद 1 जो है ना, हिंद 1 बायोटेक में यूज नहीं होता है, उसका कोई यूज नहीं है जेनेटिक इंजीनियरिंग में। जो यूज है वो हिंद 2 का ही है। तो हिंद 1 जो है इसलिए हम यूज नहीं करते, इसलिए फर्स्ट रिस्ट्रिक्ट एंजाइम हिंद 2 ही बोलते हैं हम। जो हिंद 1 है वो यूज नहीं करते हैं बायोटेक में। ओके That- उसका कारण यही है और कोई कारण नहीं, ठीक है। नेक्स्ट देखना, अगर हम ये हमारा नॉमेनक्लेचर खत्म हो गया बेटा, जो नेक्स्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं, साइट्स ऑफ क्लीवेज ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, साइट्स ऑफ क्लीवेज ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। अब सुनना, इस बात को थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। जैसे मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ फिर समझ आ जाएगा। जैसे हमारा एक एग्जांपल है, एक 5' एंड है, G AA T T C,
ये 3 प्राइम एंड है, ठीक है। एंटी पैरेलल G डबल A डबल T C, ये 3 प्राइम एंड होगा, ये 5 प्राइम एंड होगा। यहाँ पे कट कर रहा है, सपोज करो E को R1, यहाँ पे कौन कट कर रहा है, E को R1। तो ये वाला सीक्वेंस हमें याद करना है, G डबल E को R1 का आना चाहिए। जब ये कट करेगा तो हमें पता है स्टिकी एंड बन जाएगा। जो एंड, इसका रिजल्ट लिख देते हैं, जो एंड बनेगा वो ऐसा बनेगा, G यहाँ पे हो गया, ठीक है, G यहाँ से निकल गया, और आगे वाला पार्ट देखो क्या होगा, C डबल T डबल A। डबल ए। तो ये जो ये है, ये तो स्टिकी एंड हो गया ना, स्टिकी एंड हो गया या स्टैगर्ड एंड हो गया, ये तो हमें पता है। अच्छा, अब एक चीज और सुनो, एक मैं सीक्वेंस लिख रहा हूँ, 5 प्राइम G A T A T C 3 प्राइम, ठीक है। इसका पेरेंट देखो, G का कॉम्प्लीमेंट्री C का G A T A T C, क्या ये पैलिंड्रोम है? यस सर। सर। यस सर। बिल्कुल, सर हाँ बिल्कुल। अब सुनो, अब यहाँ पर और यहाँ पर एक एंजाइम कट करता है, उसका नाम है इको R5। इको R5, नहीं, यहाँ पे एक और फाइव करेगा। इको R5 कट करता है, ठीक है, माइक ऑफ कर लेंगे। तो इको R5 करता है, तो रिजल्ट क्या आएगा, इसका रिजल्ट कुछ ऐसे आ जाएगा, ब्लंट एंड रिजल्ट, हाँ, GAT CTA, ठीक है, और यहाँ से ATC TAG। अब यहाँ पे स्टिकी एंड नहीं बने, यहाँ पे जो ये एंड बने, ये एंड बने, इनको बोलते हैं ब्लंट एंड्स। फ्लश ब्लंट, हाँ बिल्कुल, फ्लश एंड्स, ब्लंट एंड्स, ठीक है, ये ब्लंट एंड्स बने। तो इस केस में बेटा डीएनए लाइगेज तो काम कर ही नहीं पाएगा, डीएनए लाइगेज तो काम ही नहीं कर पाएगा ना, क्योंकि कोई स्टिकी एंड बना ही नहीं है। तो इन ये जो एंजाइम, तो जो साइड्स ऑफ क्लीवेज ऑफ आरई होती है, दो टाइप की हो सकती है, जो स्टिकी एंड को जनरेट करे या फ्लश या ब्लंट एंड्स को जनरेट करे, ठीक है, ब्लंट एंड्स को जनरेट करे, ये भी हो सकता है। सर तो लाइगेस इस पे क्यों नहीं एक्ट कर पाता, स्टिकी पे क्यों आपने करता है सर आपने सर एक बार बताया था कि सर वो अब मॉडर्न जेनेटिक्स में वो लाइगेज काम कर जाता है ब्लंट एंड्स पर भी। बेटा स्टिकी एंड इसलिए क्योंकि डीएनए लाइगेज को यूज करेंगे मनु। तो डीएनए लाइगेज क्या करता है, देखो यहाँ पे मैंने लिखा है, जो डीएनए लाइगेज होता है वो ये जो स्टिकी एंड्स है ना, इनको फैसिलिटेट करता है, स्टिकी एंड्स को चिपका देता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाएगा। डबल ए यहाँ पे दिख रहा है, डबल टी के बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बन जाएगा। डबल टी दिख रहा है, ये डबल ए के साथ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना देगा डीएनए लाइगेज। लेकिन जब ब्लंट एंड्स बनते हैं, ये जो ब्लंट एंड्स बने यहाँ पे तो कुछ ऐसा स्टिकी एंड है ही नहीं ना, तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड किसके बीच में बनाएगा? सर क्यों ए और टी के बीच में क्यों नहीं बना सकता? कैसे बनाएगा ए और टी? कौन सा ए और टी के बीच में कह रहे हो? देखो अच्छा ना, ये सर नहीं बन पाएगा, सही कह रहे हो आप, नहीं बनेगा, GAT है, बनेगा नहीं ना ये सर। CAT है, CTA है, ठीक है, ये 3 प्राइम एंड है, ये 5 प्राइम एंड है। अब ये हमारा एक डिजायर्ड डीएनए जो हमें लाइगेट करना है, ये डिजायर्ड डीएनए जो लाइगेट करना है, इस पे सीक्वेंस है ATC TAG। अब हमने यहाँ पे डीएनए लाइगेज लगाया, अब मन्नू बताओ कैसे ज्वाइन होगा? सर वो GAT-ATC से नहीं होगा ज्वाइन? नहीं, क्योंकि कोई फ्री बेस नहीं है ना, ये वेक्टर डीएनए, ये कुछ ऐसा है, तुम्हें और क्लियर कर देता हूं मैं, ये कुछ ऐसा है, ये वेक्टर डीएनए GAT-CTA, ये वेक्टर डीएनए, ठीक है, ATC-TAG, ये हमारा डिजायर डीएनए। अब बताओ डीएनए लाइगेज लगाया, अब डीएनए लाइगेज, अब कोई फ्री बेस नहीं है ना। अगर यहाँ पे ऐसा होता, अगर यहाँ पे कुछ ऐसा होता, मैं बता रहा हूँ, एक मिनट, अगर यहाँ पे ऐसा होता एक मिनट, अगर यहाँ पे ऐसा होता TAG और ये ऐसा होता,
तो ये यहाँ पे ये स्टिकी एंड हो गया, ये यहाँ पे जाके चिपक जाता, यहाँ पे स्टिकी एंड है तो आराम से चिपक जाता, लेकिन ऐसा है ही नहीं, लेकिन ऐसा तो है ही नहीं। ठीक है, इस अच्छा केस सर, में अब देखो, समझ आया। अच्छा ये यस सर। तो इस केस में चिपक ही नहीं पाएगा, तो डीएनए लाइगेज काम ही नहीं कर पाएगा। मनु को समझ आया? यस सर, ठीक जब है, हम एक स्टैंड में बना रहे थे। हाँ, तो इस केस में ये चिपक ही नहीं पाएगा। तो वैसे बायोटेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हो गई है, तो हम लोग क्या करते हैं, मैं बता देता हूँ तुम्हें, जो एडवांसमेंट हुई है, हम लोग ऐसा कर देते हैं, देखो, जैसे इको R5 यूज हुआ, तो GAT था, ये वेक्टर डीएनए, और CTA है, CTA ये वेक्टर डीएनए बेटा, वेक्टर डीएनए, ठीक है। और डिजायर डीएनए है, जैसे मैं बना देता हूँ, डिजायर डीएनए ATC TAG। अब हम क्या करते हैं बायोटेक में, हम लोग ना कुछ सीक्वेंस होते हैं जो यहाँ पे चिपका देंगे, जैसे सपोज करो मैंने यहाँ पे चिपका दिया TT AA, इस वाले एंड पे चिपका दिया ये सीक्वेंस, ठीक है, एंजाइम्स के थ्रू। तो अब ये स्टिकी एंड बन गया, ठीक है। और इधर डिजायर डीएनए में भी हम चिपका देते हैं, डिजायर डीएनए में यहाँ पे चिपका दिया मैंने AA, तो अब ये जो एंड है ये स्टिकी बन गया। अब डीएनए लाइगेज यूज करो, तो अब ये इसके ऊपर जाके फॉस्फोरेस्टर बॉन्ड बना देगा। तो इनको बोलते, जो ये सीक्वेंस बाहर एक्स्ट्रा लगाए थे, इनको बोलते हैं लिंकर्स और अडेप्टर्स। सर लिंकर्स, हाँ, सर जिस एंजाइम से आपने लिंकर्स को अटैच किया है उस एंजाइम से अपने भी तो अटैच कर सकते थे दोनों को, वेक्टर को और मॉडिफाइड को। मतलब जैसे आपने लिंकर्स को अटैच करा ना एंजाइम्स लगाकर एक के साथ में टी अटैच कर दिया आपने। लिंकर्स और अडेप्टर छोटे होते हैं और डिजायर डीएनए बहुत बड़ा होता है, वो अच्छा इतना सीक्वेंस अटैच नहीं कर पाएगा। लिंकर्स अडेप्टर्स बहुत छोटे होते हैं, तो छोटे वाले सीक्वेंस टेबल के थ्रू अटैच हो जाते हैं, और इसको मॉडर्न बायोटेक में यूज करते हैं, ये हमारे सिलेबस में है नहीं। खैर, तो ये हमारा ब्लंट एंड और स्टिकी एंड के बारे में था कुछ। तो स्टिकी एंड जनरेट होना चाहिए, तो वेक्टर डीएनए और हमारा डिजायर डीएनए सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट होना जरूरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बेटा टाइप्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, बता देता हूँ यहाँ पे, सुनना जरा एक बार। टाइप्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस, तो कुछ टाइप्स होते हैं, ये तुम्हारी बुक में नहीं दिया हुआ तो सुन लेना। पर एक होता है टाइप 1, एक होता है टाइप 2, एक होता है टाइप 3। ठीक है, 3 टाइप के होते हैं। ये जो टाइप 1 है, अब सुनना, ये भाई, ये बाय फंक्शनल है टाइप 1, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इट इज बाय फंक्शनल, इट इज बाय फंक्शनल, इज बाय फंक्शनल एंजाइम हैविंग बोथ एंडोन्यूक्लियस एंड मिथाइलेज एक्टिविटी। इसका क्या मतलब हुआ? इसका क्या मतलब हुआ? इट इज बाय फंक्शनल एंजाइम हैविंग बोथ एंडोन्यूक्लियस एंड मिथाइलेज एक्टिविटी। मतलब सर वो खुद को सर प्रोटेक्ट दोनों करने काम की कर देगा सर, खुद को एक्टिविटी प्रोटेक्ट करने करती के है लिए और मिथाइलेशन दूसरे कर को देगा और कट भी उसे करती है। काटने के लिए एंटीन्यूक्लियस का यूज कर देगा। ये जो टाइप 1 है, एंडोन्यूक्लियस तो कट करेगा, जहां से कट होता है स्टिकी एंड बनाएगा, ब्लंट एंड बनाएगा। मिथाइलेज एक्टिविटी क्या करेगी? जो बैक्टीरिया ये जो एंजाइम बना रहा है, वो अपने पैलिंड्रोम को मिथाइलेट कर लेगा, ताकि ये एंजाइम उसको नुकसान ना पहुंचाए। ठीक है, तो मिथाइलेज एक्टिविटी, ये खुद के डीएनए जो बैक्टीरिया प्रोड्यूस कर रहा है एंजाइम, खुद के डीएनए को मिथाइल ग्रुप लगा देगा पैलिंड्रोम्स में, ताकि ये एंजाइम खुद को नुकसान ना पहुंचाए। और एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी दूसरों को डिफेंस के काम आएगी, दूसरे वायरस को डीएनए को कट करेगी। तो ये एंजाइम में दोनों एक्टिविटी होती है। टाइप 2, इट इज यूनिफंक्शनल, इट इज यूनिफंक्शनल एंजाइम हैविंग एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी, हैविंग एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी। तो यूनिफंक्शन एंजाइम है, एक ही फंक्शन है इसका, एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी रखता है। टाइप 3 भी बाय फंक्शनल है, इट इज बाय फंक्शनल, मैं सिंपल बाय फंक्शनल लिख रहा हूँ। ठीक है, तो
पहला पॉइंट ये हो गया बेटा सब इन तीनों का। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, सुनेंगे इसको। वर्क करने के लिए इट रिक्वायर्स एटीपी, it requires ATP and magnesium ion for its action। को काम करने के लिए ये दो चीजें की जरूरत पड़ती है, ठीक है। ये जो टाइप 2 था इसको केवल मैग्नीशियम आयन चाहिए होता है, केवल मैग्नीशियम आयन ओनली। जो टाइप 3 था इसको भी एटीपी चाहिए और मैग्नीशियम आयन दोनों ही चाहिए काम करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट, ठीक है। अब सुनो, इट, ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट क्लीव्स मतलब कट करना। इट क्लीव्स 1000 बेस पेयर अवे, 1000 बेस पेयर अवे from restriction site, from restriction site। इसका क्या मतलब है? सपोज करो रिस्ट्रिक्शन साइट यहाँ पर होनी चाहिए, लेकिन ये यहाँ पे कट नहीं करता, 1000 बेस पेयर अवे कट करेगा, कोई काम का नहीं है। सेकंड, थर्ड पॉइंट, इट क्लीव्स एट और नियर रिस्ट्रिक्शन साइट। ये मोस्टली जहाँ पे रिस्ट्रिक्शन साइट होती है वहीं कट करता है, और ये 24 to 26 बेस पेयर अवे फ्रॉम रिस्ट्रिक्शन साइट। ये 24 to 26 बेस पेयर अवे फ्रॉम रिस्ट्रिक्शन साइट कट करता है, ठीक है। अब मुझे बताओ, इन तीनों में अगर हम तुमसे पूछें कि बायोटेक के लिए, जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए एंजाइम यूज करना है, तो कौन सा यूज करोगे? टाइप 1, टाइप 2 या टाइप 3? टाइप 2। टाइप 2 टाइप 2 बढ़िया। टाइप यस। फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट क्या है? इट इज डू नॉट यूज इन आरडीटी, डू नॉट यूज इन। क्या फायदा आरडीटी में? एक तो एनर्जी भी लेता है एटीपी, और 1000 बेस पेयर अवे कट करेगा, तो आरडीटी में इसका कोई यूज नहीं है। इस वाले का भी कोई यूज नहीं है आरडीटी में, आरडीटी में इसका भी कोई यूज नहीं है। लेकिन यस, ये एटीपी भी नहीं खाता, और जहाँ पे रिस्ट्रिक्शन साइट है वहीं कट करेगा मोस्टली, तो इट इज यूज्ड इन आरडीटी। तो अगर एग्जाम में कभी आता है किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन कि टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 में से कौन सा यूज करोगे, तो तुम लिख देना सीधा कि हम लोग यूज करेंगे टाइप 2, ठीक है। टाइप 2 यूज करेंगे, बाकी कुछ यूज नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, अगर तुमसे हम एंडोन्यूक्लियस और एक्सोन्यूक्लियस में डिफरेंस पूछें तो लिख लोगे क्या? यस यस सर। यस सर। ये तो मैं तुम्हें बताया था ना, एंडोन्यूक्लियस और एक्सोन्यूक्लियस में क्या अंतर होता है। यस सर, वो मिडल एक्सोन्यूक्लियस से एंड से काटता कट, है, यस सर। स्पेसिफिक पॉइंट से कट करता है। एक्सोन्यूक्लियस एंड से काटता है, एंडोन्यूक्लियस स्पेसिफिक लोकेशन से। हाँ मतलब एंड के अलावा कहीं और से कहीं से भी काट देगा, एंड के अलावा। हाँ। तो हम लोगों ने ये डिस्कस कर लिया बेटा, हाँ, तो ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हमारे यहाँ पर हमने पढ़ लिए पूरे। हाँ सर वैसे जब हम टाइप 2 यूज करेंगे तो सर हमें मिथाइलेशन के लिए कुछ और भी यूज करना पड़ेगा अलग से? क्या यूज करना पड़ेगा? जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज करेंगे लैब में, हमें किसको प्रोटेक्ट करना है? हमें तो कट करना है। अच्छा यूनिफंक्शनल एंजाइम में तो अच्छी बात है ना, मिथाइलेज एक्टिविटी होगी तो भाई हम लोगों को ह्यूमन का डीएनए कट करना है, तो मिथाइलेज एक्टिविटी तो मिथाइल कर लगा देगी, हो सकता है कट भी ना करे, लेकिन यूनिफंक्शनल एंजाइम है, केवल कट करने के काम आएगा। तो हमें किसी को डिफेंस होना करना है, आरडीटी या जेनेटिक इंजीनियरिंग में तो हमें कट ही करना है बस। यस सर, ओके सर। डिफेंस एक्टिविटी तो नेचुरल कंडीशन में है ना, बैक्टीरिया नेचुरल कंडीशन में अपने आप का बचाव कर रहा है। लेकिन जो टाइप 2 वाला है, तो टाइप 2 वाला तो हमारे लिए फायदा है ना, क्योंकि मिथाइलेज एक्टिविटी हम करेंगे क्या? हमें किसको बचाना है? हमें तो कट ही करना है। यस सर, यस सर। हाँ, तो टाइप 2 बहुत ही अच्छा होता है, टाइप 2 को हम यूज करते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई कोई डाउट नहीं होना चाहिए बेटा कि टाइप 2 को हम यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये बातें हो गई हमारी। तो इसमें देखो, हम लोगों ने लाइसिंग एंजाइम देखे थे, लाइसिंग एंजाइम जैसे काइटिनेज, लाइसोजाइम पढ़ लिया, क्लीविंग एंजाइम में एक्सोन्यूक्लियस पढ़ लिया, एंडोन्यूक्लियस पढ़ लिया, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस भी पढ़ लिया है, ठीक है। अच्छे कुछ इसके और एग्जांपल्स होते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के, वो मैं तुम्हें बता दूंगा, ठीक है। जैसे मैं तुम्हें इसका चार्ट दे दूंगा, मैं इसकी फाइल अलग से दे दूंगा। हाँ,
अब आगे का जो टॉपिक पढ़ना है हमें, वो आगे जो टॉपिक है दैट इज द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, उसको हम डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे हेडिंग डाल रहा हूँ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस और पढ़ेंगे हम, सिंथेसाइजिंग तो एंजाइम नहीं उसमें पढ़ेंगे? सिंथेसाइजिंग एंजाइम कहते हैं वो डीएनए पॉलीमरेसेस हैं। डीएनए पॉलीमरेज करते हैं ना सिंथेसाइज, आरएनए सर पॉलीमरेज, पढ़ लिया डीएनए पहले ही पॉलीमरेज। हमने, तो पहले हाँ ही पढ़ हाँ, डीएनए पॉलीमरेज आरएनए पॉलीमरेज ही है, तो सिंथेसाइजिंग एंजाइम से उसमें कुछ नहीं पढ़ना हमें, हम पढ़ चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। आगे देखते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हम डिस्कस कर रहे हैं। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होता क्या है? ये काम आता है, मैं लिख देता हूँ, सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट, इसमें ये काम आता है। ठीक है, अब सुनो इसका क्या मतलब है। सपोज करो एक डीएनए है, ठीक है, एक डीएनए है, इसमें एक सीक्वेंस है, ये वाला हमारा, ये वाला सीक्वेंस काम का है, कोई भी जीन, इंसुलिन का जीन है ये हमें काम का है, तो हमें इसको सेपरेट करना है। तो सेपरेट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट करेंगे विदाउट एनी डाउट। जब कट करेंगे तो काफी सारे फ्रेगमेंट्स आ जाएंगे, ठीक है, और इसमें हमारा एक इंसुलिन का फ्रेगमेंट भी होगा। तो अब इसको सेपरेट करना है इन बाकी फ्रेगमेंट से, तो वो कैसे कर सकते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से। ये कुछ ऐसा है, जैसे सपोज करो एक टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, इसमें हमारा एक डीएनए पड़ा हुआ है, एक डीएनए है इसमें, ठीक है। अब इस डीएनए में हमारा एक डिजायर सीक्वेंस है बीच वाला, ये वाला सीक्वेंस हमें चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इसमें हम लोग कुछ एंजाइम्स डालेंगे। इसमें हम लोगों ने एंजाइम डाला रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। जब एंजाइम डाला तो क्या हुआ होगा, कुछ ऐसा हो गया होगा, इस टेस्ट ट्यूब में हमें काफी सारे फ्रेगमेंट्स मिल गए होंगे। अब इस एंजाइम ने कट कर दिया, बहुत सारे फ्रेगमेंट्स मिल गए, और इसमें कहीं हमारा फ्रेगमेंट भी होगा जो हमें चाहिए। अब हम इसमें से अपना डिजायर फ्रेगमेंट कैसे आइसोलेट करें, डिजायर फ्रेगमेंट को हमें आइसोलेट करना है, डिजायर फ्रेगमेंट को सेपरेट करना है एंड आइसोलेट भी करना है, एंड आइसोलेट। तो कैसे करते हैं, एक टेक्निक है, उसका नाम है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, वो यूज करेंगे और हम लोग सेपरेट कर लेंगे। तो कई बार एग्जाम में आता है कि इफ यू वांट टू सेपरेट अ डिजायर फ्रेगमेंट और एंड आइसोलेट द डिजायर फ्रेगमेंट, then what would you do and explain this। तो तुम लोग सिंपल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को एक्सप्लेन करोगे, क्या होता है इसको समझते हैं एक बार, ठीक है, कैसे होती है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस उसको समझते हैं। देखो होता क्या है, एक्चुअल में क्या होता है, ध्यान से सुनेंगे बेटा। सबसे पहले हम जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोग एक जेल प्रिपेयर करते हैं, जेल को प्रिपेयर करते हैं, तो हमारे सिलेबस में जो जेल है वो अगार जेल है, अगार एग्रोस जेल है, एग्रोस जेल को प्रिपेयर करेंगे हम, एग्रोस जेल सीवीड से मिलता है हमें ये। तो ये मार्केट में ये ना पाउडर नेक्स्ट फॉर्म में बेंच अवेलेबल, पेपर। हाँ, मार्केट में ना बॉटल्स में पाउडर फॉर्म में आता है, ये पाउडर फॉर्म में आता है। तो हम उसको कैसे प्रिपेयर करते हैं, हम लोग क्या काम करेंगे, एक फ्लास्क ले लेंगे, इस फ्लास्क में हम लोग ट्रिपल डिस्टिल वाटर डाल देंगे, ट्रिपल डिस्टिल वाटर यूज करते हैं हम लोग, कोई कंटेमिनेशन ना हो, ठीक है, कोई मिनरल्स ना हो, डिस्टिल कर दिया, ट्रिपल डिस्टिल वाटर डाल दिया, ठीक है। जनरली हम लोग जो एग्रो जेल बनाते हैं वो 8 to 10% बनाते हैं, मतलब अगर 100 ml इसमें पानी है तो 8 से 10 ग्राम एग्रो जेल इसमें डाल देंगे, 8 से 10 ग्राम, 8 to 10% बनाते हैं डीएनए के लिए, तो 8 से 10 ग्राम इसमें एग्रो जेल डाल देंगे। तो जब एग्रो जेल डालते हैं
तो अब इसको हम हीट करेंगे नीचे से ताकि ये इजीली मिक्स हो जाए, और मिक्स हो जाएगा इसमें। तो ये जो हमारा फ्लास्क था, इसमें पूरा एग्रोस जेल पानी में मिक्स हो गया। एग्रोस जेल पानी में मिक्स हो गया, तो अभी लिक्विड फॉर्म में है। गर्म भी है ना ये, अभी गर्म भी है, हीट करा हुआ है, तो लिक्विड फॉर्म में। अब हम क्या करते हैं, ध्यान सुनेंगे। अब हम क्या काम करते हैं, एक इलेक्ट्रोफोरेसिस की प्लेट होती है, ग्लास की होती है, प्लास्टिक की होती है, ठीक है। ये एग्रोस जेल की प्लेट है, तो इलेक्ट्रोफोरेसिस प्लेट है, इसको सिंपल इलेक्ट्रोफोरेसिस प्लेट बोल रहे हैं हम लोग। तो ये इलेक्ट्रोफोरेसिस प्लेट है एक, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोफोरेसिस प्लेट बना लेते हैं एक। अब क्या होता है इस प्लेट में ना, ये प्लेट है बेटा, प्लेट है, इस पे ये चीज है, वॉल है इसकी। तो यहाँ पे क्या करते हैं, जो हमारा बीकर था, फ्लास्क था, इस फ्लास्क में एग्रोस जेल है लिक्विड फॉर्म में, तो हम इसके ऊपर पलट देते हैं। जो फ्लास्क था हमारा, उसका कंटेंट हम इसके ऊपर डाल देंगे, ठीक है। तो इसके ऊपर आ जाएगा हमारा एग्रोस जेल का कंटेंट, लिक्विड फॉर्म में था वो इसमें आ गया, ठीक है, इसमें आ गया। अब क्या होगा, जब इसमें हम ये डाल दिया हमने, तो अब क्या होगा, अब हम क्या करते हैं बेटा, यहाँ पर ना एक स्ट्रक्चर होता है कुछ इस टाइप से, इसको हम बना लेते हैं कुछ इस टाइप से ना, एक स्ट्रक्चर होता है, लीन। इसको बोलते हैं कॉम्ब, ठीक है। अब हम इसको कुछ कुछ टाइम के लिए ना छोड़ देते हैं, तो जो जेल है ना ये सॉलिडिफाई हो जाएगा। जब कूल होगा तो सॉलिडिफाई हो जाएगा, कूल होने पे, ठीक है। जब सॉलिडिफाई हो जाएगा तो इस कॉम को यहाँ से निकाल लेंगे बाहर। कंगा ये कॉम है, ऐसा जैसे होता है, इस कॉम को बाहर निकाल लेंगे। जब ये कॉम बाहर आ जाएगा, सुनेंगे ध्यान से, एक मिनट। जब ये कॉम बाहर आ जाएगा, रब कर देते हैं, तो जब ये कॉम बाहर आ जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे ना कुछ ऐसे ना पोर्स बन जाएंगे, खुद सोचो। क्योंकि ये कॉम है ना, तो यहाँ पे तो जेल होगा नहीं, ये पोर्स बना लेगा, इनको बोलते हैं वेल। ये जेल में क्या है, छेद है। जो जेल होगा ना, जेल जेल में यहाँ पे पोर्स बन जाएंगे इस कॉम की वजह से, क्योंकि ये कॉम है, कॉम पूरा ये देखो ये। तो यहाँ पे जो जेल होगा, जेल इसके आसपास तो सॉलिडिफाई हो जाएगा। जब इसको निकालोगे तो ये जगह एक पोर जैसी बनेगी नहीं बनेगी, खुद सोचो एक बार, इमेजिन कर पा रहे हो क्या? यस सर, यस सर। अंदर एक वो बन जाएगा। यस सर। हाँ। तो जो जेल है इसके आसपास सॉलिडिफाई हो जाएगा, देखो सारा, इसको सॉलिडिफाई कर देंगे, आसपास सारा सॉलिडिफाई हो जाएगा। और जब इसको तुम बाहर निकालोगे, जब जेल को निकालोगे तो यहाँ पे इस जगह तो जेल नहीं आ पाएगा ना, तो यहाँ पे एक वेल बन जाएगा। तो ये वेल बन गया, ठीक है। जेल सॉलिडिफाई हो चुका है। हम क्या करते हैं, ठीक है, अब आगे सुनेंगे। अब क्या करते हैं हम लोग, इसको बैटरी से कनेक्ट करते हैं, इसको बैटरी से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। एक तरफ पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक तरफ नेगेटिव टर्मिनल होता है। ओहो, एक तरफ नेगेटिव टर्मिनल, एक तरफ पॉजिटिव टर्मिनल। तो इधर पॉजिटिव टर्मिनल बना लिया है, और इधर क्या है, नेगेटिव टर्मिनल। तो बैटरी से कनेक्ट कर दिया बेटा हमने, ठीक है। आप सुनो क्या करेंगे, ये हमारा इलेक्ट्रोफोरेसिस यूनिट यहाँ पे तैयार है। अब हम क्या काम करेंगे, जो हमारी टेस्ट ट्यूब थी, जो हमारी टेस्ट ट्यूब थी, ठीक है, ये टेस्ट ट्यूब थी ना हमारी एक, ठीक है। तो टेस्ट ट्यूब थी, हमने इसमें डीएनए फ्रेगमेंट्स करके डाले हुए थे, है ना। इसमें हमारा एक डिजायर फ्रेगमेंट भी था, याद करो, रिस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस करा था ना ऐसा। ये टेस्ट ट्यूब, ये वाली जो स्क्रीन पे दिख रही है। हाँ। अब इसमें हम क्या काम करते हैं बेटा, ध्यान सुनेंगे। ये जो होता है ना, ये जो डीएनए, इसमें हम लोग ना एक डाई डालते हैं। उस डाई उसको, उसका नाम होता है इथिडियम डाइब्रोमाइड। उस डाई का क्या नाम होता है, इथिडियम, ETBR, ठीक है। इसका नाम होता है इथिडियम डाइब्रोमाइड, ये इथिडियम ब्रोमाइड भी बोल देते हैं। तुम्हें याद करो, इंटरकैलेटिंग एजेंट है, ये बताया था तुम लोगों को, फ्रेम शिफ्ट कर देती है। खैर, अब क्या होगा, अब हम क्या काम करेंगे, एक पाइपेट लेंगे। पाइपेट जो केमिस्ट्री लैब में होती है वो वाली नहीं होती, अलग होती है।
तो हम लोग इसको ना, इसके पूरे कंटेंट को एक वेल में डाल दिया मैंने, ठीक है। इस पूरे कंटेंट को अभी एक वेल में डाल दिया, यहाँ पे डाल दिया इसमें। जब इसमें डाला है तो सारा डीएनए वगैरह सब इसके अंदर आ गया होगा। अब यहाँ पे स्विच ऑन कर दिया, ये स्विच ऑन कर दिया है, ठीक है। जब स्विच ऑन कर दिया, अब ध्यान सुनेंगे, अब क्या होगा, जो डीएनए होगा, डीएनए डीएनए पे चार्ज क्या होता है, नेगेटिव, है ना। और नेगेटिव। जब यस स्विच ऑन कर दिया है तो डीएनए, हाँ, अब डीएनए क्या होगा, पॉजिटिव, यहाँ पे इस वाले एंड पे पॉजिटिव एनोड की टर्मिनल है ना, ये तरफ जाएगा। पॉजिटिव है, ऊपर नेगेटिव है। हाँ, पॉजिटिव मतलब एनोड या कैथोड, एनोड। एनोड। एनोड, एनोड सर, हाँ एनोड। 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 हाँ। तो अब, हाँ, बिल्कुल सही है बेटा। अब जो डीएनए होगा, अब डीएनए क्या होगा, मूव करेगा पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। अब सुनो, जो डीएनए फ्रेगमेंट छोटा होगा, जो सबसे छोटा होगा, लाइट, जो डीएनए सबसे छोटा होगा वो सबसे आगे मिलेगा। ठीक है, अब सुनो, अब ये किस सेंस में मिला, सपोज करो हमने 10 मिनट के लिए ऑन कर दिया स्विच, तो जो डीएनए सबसे छोटा होगा वो सबसे आगे मिलेगा, जो डीएनए सबसे यस बड़ा सर। होगा वो सबसे पीछे मिलेगा। क्योंकि देखो, तो मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है ना सबसे बड़े का, तो भाई वही है, रेस करा दो, एक एक कोई मोटा आदमी, एक पतला आदमी है, तो पतला आदमी ज्यादा तेज भागेगा, मोटा आदमी धीरे धीरे भागेगा। तो यहाँ पे वही तो है, तो जो बड़ा डीएनए होगा वो धीरे भागेगा, धीरे रहेगा तो पीछे रहेगा, जो बड़ा होगा, छोटा होगा, वो लाइट होगा, जो वेट में कम होगा वो सबसे आगे मिलेगा। तो बेस्ड ऑन द मॉलिक्यूलर वेट, डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेट्स ऑन द जेल, ठीक है। और ये सेपरेशन क्यों होती है, क्योंकि जो जेल होता है ना, जेल जेल में सीविंग इफेक्ट होता है, जो जेल होता है ना कुछ ऐसे बनता है, सॉलिडिफाई होने पे ना कुछ ऐसे बनता है, उसके अंदर पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं जेल में। ये क्या होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं, तो ये सीविंग इफेक्ट देखते हैं। सीविंग इफेक्ट कुछ ऐसा है, जैसे तुम मिट्टी में पानी डालो, जब मिट्टी में पानी डालोगे तो क्या होता है, पानी नीचे की तरफ परकोलेट कर जाएगा ना, नीचे चला जाएगा, मिट्टी में रहेगा थोड़ी ना, नीचे की तरफ परकोलेट कर जाएगा। तो यहाँ पे ऐसा समझो कि जो मिट्टी है वो जेल है, पानी हमारा डीएनए है। जब जेल के ऊपर डीएनए रन करता है तो वो क्या करता है, वो रन कर पाता है इजीली, क्योंकि जेल के पार्टिकल्स के बीच में ना स्पेस होता है। जैसे जेल का पार्टिकल ये रहा, जेल का पार्टिकल ये रहा, तो इन पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है जिसमें डीएनए रन कर पाता है, ठीक है। तो मीडियम होना भी जरूरी है, अगर पार्टिकल ये मीडियम नहीं होगा तो डीएनए हवा में तो रन करेगा नहीं, तो इसलिए एग्रोजेल यूज करते हैं। और यहाँ पर हम लोग ना एक स्केल लगा देते हैं, यहाँ पे स्केल पे ऐसे लिखा होता है 1 kb, 2 kb, 3 kb, 4 kb, ऐसा, ठीक है। तो जब हम लोग यहाँ पे यूवी लाइट डालते हैं, इस जेल पे क्या डालते हैं, यूवी लाइट, इस जेल पे हम डालेंगे यूवी लाइट। जब हम यूवी लाइट डालते हैं ना, जो जितने भी बैंड्स हैं ये ग्लो करते हैं ऑरेंज कलर में। कैसे ग्लो करते हैं, ऑरेंज और कलर में। तो ऑरेंज कलर में ग्लो करेंगे। और हमें पता होगा, हम लोग बायो इन्फॉर्मेटिक्स से पता लगा सकते हैं, इंसुलिन का जीन है, सपोज करो इंसुलिन का जीन 4 kb का है, ये हमें पता होता है बायो इन्फॉर्मेटिक्स से, ठीक है। तो इंसुलिन का जीन 4 kb का है, तो हम लोग जो 4 kb के सामने जो 4 kb के सामने जो फ्रेगमेंट ग्लो कर रहा है, उसको हम क्या करते हैं, जेल के साथ नाइफ से काट लेते हैं, जेल के साथ। तो जेल के साथ जब नाइफ से काटेंगे तो कुछ ऐसा होगा, देखो ये फ्रेगमेंट था हमारा, ठीक है, और जेल आ गया इसमें, नाइफ के साथ काट लिया। अब हम क्या करेंगे, इस जेल में से ये फ्रेगमेंट आइसोलेट कर इल्यूशन। लेंगे, इस जेल में। अभी फ्रेगमेंट आइसोलेट कर लिया जो हमारा डिजायर फ्रेगमेंट था। इस टेक्निक को बोलते हैं इल्यूशन। इल्यूशन, यस सर। तो इल्यूशन क्या होता है, इल्यूशन क्या होता है, डिजायर फ्रेगमेंट को जेल से कट करना, और फिर जो जेल के साथ जो बाहर आया फ्रेगमेंट, इस फ्रेगमेंट को फिर निकालना बाहर, तो इसको बोलते हैं इल्यूशन। तो ये हमारा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है। तो इस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का प्रिंसिपल क्या था, being a DNA negative charge, it moves towards the positive charge, that is anode. Smaller the fragment, more rapidly it will move, and larger the fragment, it will move with the slow speed, ठीक है। तो उसके बेस पे हम लोग अपने डिजायर फ्रेगमेंट को सेपरेट कर सकते हैं। तो ये हमारा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस था। और अगर हम बात करें तुमसे, ठीक है, सीविंग इफेक्ट कौन प्रोवाइड करता है, जेल प्रोवाइड करता है, इसके बिना तो काम होगा ही नहीं। और जो जेल है, एग्रोस जेल कहाँ से मिलता है, सीवीड से, ठीक है। अगर मैं तुम्हें कोई पिक्चर दिखाऊं, अगर इसमें अवेलेबल हो नेट पे तो देखना।
तो पहले तुम्हें जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की यूनिट दिखाता हूँ। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यूनिट। देखो ये है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की यूनिट, देख रहे हो? ये प्लेट जो हम डिस्कस कर रहे थे ना, प्लेट, ये मैं एक बार यस सर, ये तो बहुत देखो। गहरी सी है मेरे से। हाँ, तभी तो बेटा जेल नहीं निकलेगा। अगर हम, वो तो मैं बना नहीं पाया ना 3D में, नहीं तो अगर हम, तभी तो जेल जब लिक्विड फॉर्म में डालेंगे निकलेगा नहीं ना। ठीक है, तो जेल इसमें डालते हैं। यस ये देखो, ये एनोड और कैथोड बना रहा है, वायर्स दिख रहे हैं ये यूनिट, ये एनोड और कैथोड बना देंगे। और यहाँ पे ये वेल्स होते हैं जिसमें हमारा डीएनए रन करता है। अगर और इमेज होगी तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ये यूनिट दिखा रहा हूँ, फिर इसकी पिक्चर भी दिखाऊंगा। अलग अलग टाइप की, अलग अलग, देखो कॉम दिख रहा है, कॉम यहाँ पर। यस सर, हाँ तो ये कॉम किस लिए काम आता है? ये वेल्स बनाने के काम वेल्स आता है। बनाने। इन कॉम से वेल्स बनते हैं। तो बेटा यूनिट है, अलग अलग कंपनी की आती हैं और अलग कंपनी की अलग अलग टाइप की यूनिट होती हैं। अगर मैं तुम्हें जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, एग्रो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस दिखाऊं, सर जो देखो ये जेल होता है हम इसको सॉलिड कर लेते हैं। हाँ, इसको हम थोड़ी देर सॉलिडिफाई करेंगे ना। पहले तो जब गर्म करते हैं तो लिक्विड होता है, गर्म करने पे पानी के साथ डिसॉल्व हो जाता है। जब हम इसको यूनिट में डालेंगे तो धीरे धीरे टाइम चलते चलते सॉलिडिफाई हो जाएगा। सर सॉलिडिफाई फिर होगा उसके तभी। अंदर डीएनए मूव कैसे कर पाएगा सॉलिड के अंदर? हाँ, एक्चुअली क्या होता है, जैसे हमारी सॉइल है ना, सॉइल, अगर मैं तुमसे बात करूं, सॉइल जो है हमारी, सॉइल के जो पार्टिकल्स होते हैं, जैसे एक सॉइल का पार्टिकल, एक सॉइल का पार्टिकल, इन दोनों सॉइल के पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है जिसमें हम पानी जब नीचे परकोलेट कर जाएगा। अगर सॉइल के पार्टिकल के बीच में स्पेस नहीं होगा तो पानी ऊपर की तरफ ही रहेगा। तो वैसे ही जेल के जो पार्टिकल्स जब सॉलिडिफाई होते हैं तो उन पार्टिकल्स के बीच में स्पेस रहता है, और इन स्पेस में हमारा डीएनए मूव करता है, और इसी को बोलते हैं सीविंग इफेक्ट। सीविंग इफेक्ट। तुम इमेजिन करो ना, सॉइल में, सॉइल क्या है, सॉलिड, लेकिन तो भी यस पानी सर। डालने पे, हाँ, तो वही है जेल। जेल में भी ये होता है, डीएनए बहुत छोटा साइज का होता है, और वेल जो हमारे सीविंग इफेक्ट होता है उसके हिसाब से मिलता है। अब सुनो, अब यही तो है, जैसे सपोज करो हमें कोई डीएनए हमें पता है बहुत बड़ा है, तो उसमें जो जेल जो हम बनाते हैं ना, जैसे मैंने बोला था ना 8 से 10%, तो हम उसमें जेल का क्वांटिटी कम कर देंगे। तो जेल की क्वांटिटी कम कर देंगे तो पोर्स ज्यादा बड़े हो जाएंगे। ठीक है, तो जनरली हम 8 से 10% लेते हैं डीएनए के लिए, 8 से 10%। बेटा ये जो इमेज दिख रही है यहाँ पर, ये तुम्हें एक यूनिट की दिख रही है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की, ये बैंड्स हैं। ये क्या है, बैंड्स हैं डिफरेंट, डीएनए माइग्रेशन है, और ये बैंड्स है। पॉजिटिव दिख रहा है यहाँ पर, ऊपर नेगेटिव दिख रहा है, तो पॉजिटिव की तरफ नेगेटिव बैंड्स मूव कर रहे हैं। तो एक ये इमेज है किसकी, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की। और इमेज होगी तो मैं दिखाता हूँ भी यहाँ पर। देखो ये एक्चुअल इमेज जो ग्लो कर रही है यूवी रेडिएशन में, मैंने बताया था ना जब यूवी लाइट देते हैं तो ग्लो करता है। हाँ सर, वो ग्लो यस सर, करता है। ऑरेंज कलर से ग्लो कर। हाँ, तो ऑरेंज ऑरेंज पिंकिश कलर में ग्लो करता है। तो ये देखो ये ग्लो कर रहा है। तो यहाँ पे देखो ये वेल्स हैं, ये जो दिख रहा है, एक मिनट देखना, ये है ना, ये वेल्स हैं, ये सारे वेल्स हैं। ठीक है, यहाँ पे इस वाले वेल वन के देखो डीएनए फ्रेगमेंट कितने अच्छे मिल रहे हैं, इजीली सेपरेट हो रखा है। लेकिन ये जो वेल है बाकी में, ये डीएनए क्लीव ही नहीं हुआ है। क्लीव नहीं हुआ मतलब, अगर कोई डीएनए था, हमने जब डिस्टिंक्शन एंडोन्यूक्लियस यूज किया तो फ्रेगमेंट जनरेट हो जाने चाहिए थे, फ्रेगमेंट सेपरेट होने चाहिए थे। लेकिन इस वाले में देखो, सारा का सारा डीएनए एक ही जगह कॉन्सेंट्रेट दिख रहा है, दिख रहा है एक ही जगह कॉन्सेंट्रेट। यस तो सर, मतलब डीएनए क्लीव ही नहीं हुआ है, और डीएनए क्लीव ही नहीं हुआ है तो मूव ही नहीं कर पा रहे हैं। डीएनए का साइज अनडाइजेस्टेड बहुत, डीएनए। हाँ, अनडाइजेस्टेड डीएनए है यहाँ पर, एग्जैक्टली यहाँ पे डाइजेस्टेड डीएनए। ठीक है, तो अब सुनो, तो ये कुछ इमेज है, रियल इमेज तुम्हें दिखाई मैंने। अब सुनेंगे जरा, इलेक्ट्रोफोरेसिस पे कंटिन्यू करते हैं। मैं तुम्हें एक चीज बता रहा हूँ, सपोज करो सर तो ऐसा हमारे पास, जरूरी है कि अलग अलग साइजेस की कट करे वो? हाँ मतलब जहाँ पे उसका पैलिंड्रोम होगा वो वहां पे कट करेगा ना। देखो मैं बता रहा हूँ, से एग्जाम्पल, वही मैं बता रहा हूँ। जैसे सपोज करो टेस्ट, हमारे पास 4 टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब 1, टेस्ट ट्यूब 2, टेस्ट ट्यूब 3, टेस्ट ट्यूब 4। ठीक है, इन 4 टेस्ट ट्यूब में हमने डीएनए डाल रखा है। ठीक है, डीएनए डाल दिया, ठीक है। हाँ,
इनके नाम दे देता हूँ मैं, टेस्ट ट्यूब 1, 2, 3, 4, ठीक है। अब क्या है, हमने यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स भी डाले हैं। इसमें हमने डाला इको R1, इसमें हमने डाला BAM-H1, इसमें हमने डाला HIN3 या HIN2, ठीक है। और इसमें इस वाले में हमने कोई भी डाल दिया, से एग्जांपल क्लावन। ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के नाम है, ठीक है, अलग अलग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डाल दिए। अब क्या होगा, अब तुम्हें पता है ये एंजाइम्स कट करना चाहिए, फ्रैगमेंट जनरेट करेंगे। अब हमने एक जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की यूनिट है हमारी, प्लेट है ये, ठीक है, प्लेट है यहाँ पर, यहाँ पे वेल्स हैं, मैंने यहाँ पे 4 वेल बना दिए, 3, 4 वेल बना दिए। इनको हमने बैटरी से कनेक्ट कर रखा है, ठीक है, एज यूजुअल बैटरी से कनेक्ट हमने कर रखा है। तो एक तरफ पॉजिटिव टर्मिनल है, एक तरफ नेगेटिव टर्मिनल है। अब हम क्या करेंगे, जो टेस्ट ट्यूब 1 का कंटेंट है, इको R1 डालने के बाद लेन ये टेस्ट इस वेल 1 में डाल देंगे, ठीक है। किस में डाल दिया, इसके अंदर। टेस्ट ट्यूब 2 का कंटेंट वेल 2 में डाल देंगे। ETBR तो डालेंगे बेटा, ETBR तो पड़ेगा ही पड़ेगा, ETBR डालने के कारण तभी तो यूवी लाइट में वो ग्लो करता है और तभी तो हमें बैंड दिखेगा। अगर ETBR ये डाई यूज नहीं करेंगे और यूवी लाइट यूज नहीं करेंगे तो बैंड हमें दिखेंगे ही नहीं, तो फायदा क्या हुआ। टेस्ट ट्यूब 3 का कंटेंट यहाँ डाल दिया, टेस्ट ट्यूब 4 का कंटेंट यहाँ डाल दिया। अब हमने 10 मिनट के लिए इस यूनिट को ऑन कर दिया। इसका रिजल्ट हमें कुछ ऐसा दिख रहा है, जो लेन 1 में हमें कुछ ऐसा दिखा, ठीक है। लेन 2 का रिजल्ट कुछ ऐसा आया, ठीक है। लेन 3 का रिजल्ट कुछ ऐसा आया, मैं बना देता हूँ लेन 3 का भी रिजल्ट, ठीक है। और लेन 4 का रिजल्ट कुछ ऐसा ही था। तो अब हम देखेंगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये लेन 1 है, दिस इज लेन 1, ये लेन 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तुम देखो लेन 1 में कितने फ्रेगमेंट्स नजर आ रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5 फ्रेगमेंट तो नजर आ ही रहे हैं। 5 तो इको R1 ने जो डीएनए कट किया था वो ज्यादा 4 फ्रेगमेंट, जगह पे गया होगा। हाँ वो डिपेंड कर सकता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे अभी। तो इको R1 ने जो बनाया तो वो डिफरेंट टाइप्स के ज्यादा फ्रेगमेंट्स बना दिए इन कंपैरिजन टू BAM-H1 एंड HIN3। और क्लावन ने तो डाइजेस्ट ही नहीं किया, तो जो लेन 4 थी हमारी वो अनडाइजेस्टेड लेन रह गई, अनडाइजेस्टेड लेन, वहां पे तो कुछ डाइजेस्ट हुआ ही नहीं, ठीक है। तो लेन 4 कैसी थी, अनडाइजेस्टेड लेन। तो ये है हमारा पूरा का पूरा कंसेप्ट जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का। तो इसमें किसी को डाउट हो तो कोई पूछ सकता है सर मुझसे। हाँ सर वैसे सर मैं पहले से ही पता होता है कि हमारा कौन सा रजिस्ट्रेशन एंजाइम हमें जो फ्रेगमेंट चाहिए वो देगा। बिल्कुल, हमें पहले से पता होता है, हम लोग बायोइन्फॉर्मेटिक्स से देख लेते हैं, हम लोगों को सारा जीनोम की सीक्वेंस पता है, ह्यूमन डीएनए की, ह्यूमन जीनोम की, सारे ऑर्गेनिज्म की पता है, सबका तो सर हमें रिकॉर्ड फिर है। मतलब जरूरत नहीं होती है, मतलब हम सारे एंजाइम डालें, BAM-H1 डालें, HIN3 डालें, मतलब वो तो हम अपनी ये तो मर्जी से एक्सपेरिमेंट के डालेंगे। लिए, तो हाँ हमने वो तो हम एक्सपेरिमेंट अपनी के लिए मर्जी करा से, है बस। हाँ ये तो हम अपनी मर्जी से डालेंगे ना, जो हमें फ्रेगमेंट निकालना है तो उस हिसाब से रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डालते हैं हम लोग। वो तो हमें सारी इन्फॉर्मेशन है अच्छा ना जीनोम की, तभी तो जीनोम प्रोजेक्ट करना जरूरी था। यस सर। किसी को कोई और डाउट पूछे।